हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल एकेडमी। तो जैसा कि आप जानते हैं आपके सीटेट का एग्जाम बहुत ज़्यादा पास आ गया है, तो उसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे। तो आज दिन सबसे पहले हम लोग ऑनलाइन वाला जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, उसके पेपर देख रहे थे जो कि लगभग ख़त्म होने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे 27 जनवरी का पूरा फुल पेपर देखेंगे। 27 जनवरी 2023 का पूरा फुल पेपर हम लोग देखेंगे। तो क्या कहते हैं, साइंस का हम लोग देखेंगे, पूरे 30 क्वेश्चन है। तो आप लोग भी हल कीजिएगा और कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका 30 क्वेश्चन में से कितना सही होता है, ठीक है। और आपका लगभग पेपर ख़त्म होने वाला है 2023 के ऑनलाइन वाला जो एग्ज़ाम हुआ था। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से जाइए और जाकर ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। अगर आपका पेपर 2 में मैथ और साइंस है और आपकी ज़्यादा तैयारी नहीं हुई है, तो उसके लिए अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देख लेते हैं ठीक से, तो इससे भी आपका पेपर पास हो जाता है, ठीक है। तो साइंस के लिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही साइंस वाला पेपर मिल जाता है, ठीक है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा जो भी वीडियो आए आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। तो 2023 वाला पेपर ख़त्म होने वाला है, तो इसके बाद हम लोग 21 और 22 के ऑनलाइन वाले पेपर देखेंगे, ठीक है। तो आपको पूरा फुल पेपर मिल जाए, इसलिए आप लोग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इसमें साइंस वाले में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है। इससे पहले आपका मैथ का है। 61 के पहले यहाँ पे आपका मैथ के क्वेश्चन आते हैं पूरे। उसमें भी पूरे 30 क्वेश्चन रहते हैं। और क्या कहते हैं, साइंस में भी पूरे 30 क्वेश्चन रहते हैं। 20 क्वेश्चन आपके कंटेंट के रहेंगे और 10 क्वेश्चन आपके पेडागॉजी के रहेंगे, ठीक है। तो जिसमें से पहला क्वेश्चन कहा है, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल का युग्म है। तो यहाँ पे आपका बायोलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। जिसे इंग्लिश समझ में आए इंग्लिश देखे, जिसे हिंदी समझ में आए वो हिंदी देख सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बायोलिंगुअल दिया हुआ है, ताकि आपको दोनों समझ में आ जाए। जिसे जो समझ में आए वो अपना देख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ द खरीफ क्रॉप। तो इसमें से कौन सा होगा। तो क्या कहते हैं, खरीफ की फसल किसे कहते हैं। तो जो कि वर्षा ऋतु में बोई जाती है, ठीक है ना। तो खरीफ की फसल किसे कहेंगे, जो वर्षा की ऋतु में बोई जाती है, बरसात के महीने में बोया जाता है। तो गेहूँ कब बोया जाता है, तो ये तो सर्दी के महीने में बोया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। और सरसों भी सर्दी के महीने में बोया जाता है, ये भी नहीं होगा। धान और मक्का, और यहाँ पे मटर हो गई, ये भी सर्दी के महीने में बोया जाता है। यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन राइट होगा, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो धान होता है ये भी बरसात के ऋतु में बोई जाती है, और जो मक्का होता है ये भी बोया जाता है बरसात की ऋतु में, ठीक है। तो यहाँ पे बोथ यहाँ पे सही है। तो इस कारण यहाँ पे सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। और रबी की फसल किसे कहते हैं, जो कि ठंडी की मतलब ठंडी के महीने में बोया जाता है, तो उसे रबी की फसल कहेंगे, ठीक है। तो इससे आप लोग ट्रिक लगाकर आप लोग याद कर लीजिएगा। आई थिंक कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। तो इससे आप लोग याद कर सकते हैं। तो अगला देखेंगे यहाँ। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन में एक तालिका दी हुई है, ठीक है। नीचे दी गई तालिका 3 मानवीय रोगों का मिलान, उनके रोग कारक, सूक्ष्मजीवों और संचरण के तरीकों से करती है। तालिका में कुछ प्रविष्टियां एक्स वाई और जेड के रूप में चिन्हित की गई हैं। तो वो यहाँ पे सूक्ष्मजीव और रोग कारक कौन से तरीके हैं यहाँ पे, तो हम अब लोग ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे तालिका दी हुई है, यहाँ पे मानव रोग है और ये रोग कारक सूक्ष्म जीव है। यहाँ पे जीव है और ये रोग है मानव का। और यहाँ पे मतलब किस तरीके से फैलता है, ठीक है। संचरण के यहाँ पे तरीके दिया हुआ है। तो यहाँ पे टाइफाइड है, टाइफाइड किस कारण फैलता है, बैक्टीरिया के द्वारा। और संचरण होने का तरीका है यहाँ पर, किस वजह से मतलब कि फैलता है, हवा के माध्यम से फैलेगा कि भोजन के माध्यम से फैलेगा, किस तरीके से फैलेगा। यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे बताना है, संचरण मतलब फैलने का कौन सा तरीका हो सकता है। यहाँ पे खसरा है मीसल्स। तो मीसल्स किस सूक्ष्म जीव के कारण फैलता है, बैक्टीरिया की, वायरस किसके कारण, यहाँ पे ये कहा है। और यहाँ पे किसके द्वारा फैलेगा, ये मतलब कि वायु के द्वारा, ये बात सही है। यहाँ पे डेंगू किसके कारण यहाँ पे फैलेगा, यहाँ पे भी जीवाणु का नाम लिखना है। और ये मॉस्किटो मच्छर से मतलब फैलता है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखेंगे तो समझ में आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पहला दिया हुआ है टाइफाइड, तो जो टाइफाइड होता है ये किसके कारण फैलेगा यहाँ पे, तो ये वाटर के द्वारा फैलता है। यहाँ पे किसके द्वारा फैलता है, वाटर के द्वारा फैलता है, ठीक है ना। यहाँ पे वाटर के द्वारा हो जाएगा। और जो मीसल्स होता है ये किसके द्वारा फैलता है, तो ये भी वायरस के द्वारा फैलता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये वायरस के द्वारा फैलेगा। और जो ये मतलब फैलने का जो तरीका होता है वायु हो जाएगा यहाँ पे। और जो डेंगू होता है ये किसके द्वारा फैलेगा, तो जो डेंगू होता है वो बैक्टीरिया के माध्यम से फैल वो नो हाँ वायरस के माध्यम से होगा यहाँ पे।
ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा वायरस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी वायरस हो जाएगा। तो वायरस किस में है यहाँ पे, तो वायरस यहाँ पे सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फैलने का जो तरीका होगा यहाँ पे वाटर हो जाएगा, और खसरा जो होगा वायरस के माध्यम से फैलेगा, और जो डेंगू होगा ये भी वायरस के माध्यम से फैलेगा, मच्छर। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आई थिंक आप लोग ऐसे मतलब रोग वाला ये वाला आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्या कहते हैं एग्जाम में ज़रूर पूछता है, एक वायरस और बैक्टीरिया से रिलेटिव एक क्वेश्चन जरूर पूछता है कि ये रोग किसके द्वारा फैलता है। ठीक है ना, तो आप लोग इससे रिलेटिव एक क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर, मतलब कौन सा रोग किसके कारण फैलता है, जैसे कि मीसल्स हो गए, टाइफाइड, डेंगू, ये सब 4-5 बीमारियों के नाम आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, कोई भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पे आगे क्वेश्चन में कहा है नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे पहला है असर्शन में मरकरी इज यूज्ड इन ए थर्मोमीटर, मतलब यहाँ पे कहा है मरकरी का प्रयोग यहाँ पे थर्मोमीटर में होता है। अगला है यहाँ पे रीजन में क्या है, रीजन में कहा है मरकरी इज ए गुड कंडक्टर होता है। तो यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है, आप लोग हिंदी में भी एक बार देख लीजिएगा। थर्मामीटर में पारे का उपयोग होता है, पारा ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है, और कारण में है गर्म किए जाने पर पारे का समान रूप से प्रसार होता है। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो ऑप्शन में है बोथ, दोनों R2 दोनों सही हैं, मिलकर एक ही सही व्याख्या करते हैं। और आगे यहाँ पे दिया हुआ है R1 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए की। ठीक है ना, और सी में है R2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, और बोथ R1 एंड R2 आर इनकरेक्ट, मतलब दोनों गलत हैं यहाँ पे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है दोनों ही सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहे हैं, तो इस कारण यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा R1 और R2 दोनों सही हैं और मिलकर एक ही सही व्याख्या भी करते हैं। ठीक है, तो इसका यहाँ पे ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि जो थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर में जो होता है ना, अन्य किसी द्रव की जगह केवल पारे को अधिक महत्व दिया जाता है, मतलब जो थर्मामीटर होता है वहाँ पे क्या कहते हैं पारे को ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, किसी और चीज़ को महत्व नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पे जो ऊष्मा का जो होगा वो अच्छा सुचालक होगा। ठीक है, अच्छा चालक होता है, कौन, क्या कहते हैं पारा। ठीक है ना, और इसमें जो ऊष्मा होता है, ऊष्मा के जो फैलने का कारण होता है वो एक समान अधिक हो, मतलब एक समान होता है। ठीक है, और ये अपारदर्शी भी होता है। ठीक है, तो आप लोग इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और जो पारा होता है ये कांच की नली से भी नहीं चिपकता है, ये भी इसका मतलब एक अच्छा कारण होता है किसका, पारा का। ठीक है, तो इसी कारण जो थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर में जो पारा होता है पारे का उपयोग किया जाता है, इसके इतने अच्छे अच्छे गुण होते हैं, इस कारण थर्मामीटर में पारे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये अच्छा ऊष्मा के सुचालक भी होते हैं, मतलब चालक होते हैं, और क्या कहते हैं अपारदर्शी भी होते हैं, और इनके जो फैलने का जो फैलता है वो भी समान रूप से होता है। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पे थर्मामीटर में पारे को अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस कारण पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। और यहाँ पे पहला है सभी प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होते हैं, और दूसरा है सभी बैक्टीरिया एक कोशिकीय होते हैं, और तीसरा है सभी मानव एक कोशिकीय होते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन हम देख लेंगे, तो ऑप्शन में कहा है ऊपर लिखित कौन से कथन सही है, ओनली मतलब केवल दो, दूसरा ऑप्शन सही है, और बी में है 1 और 2, और सी में है 2 एंड 3, और डी में है 1 एंड 3। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो यहाँ पे जो है बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, पहला और दूसरा, क्योंकि जो पहले में कहा है सभी प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होते हैं, ये बात तो यहाँ पे सही है। ठीक है, ये बात यहाँ पे सही कहा है इन्होंने,
और अगला यहाँ पे जैसे कि कहा है सभी बैक्टीरिया एक कोशिकीय, यहाँ पे सभी प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होती है, यहाँ पे कहा है सभी बैक्टीरिया एक कोशिकीय होते हैं, तो यहाँ पे ये बात भी सही है, तो इस कारण यहाँ पे बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं ये एकल कोशिका वाले रोगाणु होते हैं, मतलब ठीक है, और जिसमें केंद्रक मतलब सही से दिखाई नहीं देता है, किसमें, बैक्टीरिया में। ठीक है, एकल कोशिकीय जीव होते हैं बैक्टीरिया, और इसमें सही से केंद्रक डेवलपमेंट नहीं रहता है, मतलब न्यूक्लियस सही से डेवलप नहीं रहता है। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पे बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगले क्वेश्चन में कहा है दो धात्विक गेंदों ए व बी के अर्ध व्यास 3:1 के अनुपात में है और उनके घनत्व 1:3 के अनुपात में है, व ए व बी के द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे पूछा है कि उनका द्रव्यमान क्या होगा यहाँ पे, तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो इसका यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे अनुपात लेंगे और यहाँ पे 1:3 रखेंगे, यहाँ पे तिर्यक गुणा हम कर देंगे। ठीक है, ये रूल होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3×3=9 हो जाएगा, अनुपाते 1:1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो 9 अनुपाते यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका यहाँ पे डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो यहाँ अगले क्वेश्चन में कहा है पानी के एक नमूने का क्वथनांक जो है वो 96 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है, निम्नलिखित में से कौन से निष्कर्ष इस अवलोकन की व्याख्या कर रहा है, मतलब करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट में है नमूने में कुछ अशुद्धियाँ उपस्थित हैं, और दूसरे में है लिया गया नमूना समुद्री जल का है, मतलब कि जो नमूना लिया गया वो समुद्री जल का है, और अगला है यहाँ पे जल को अधिक ऊंचाई पर उबाला जा रहा है इस कारण यहाँ पे, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो यहाँ पे जो है केवल तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जल को अधिक मतलब देर तक या ऊंचाई पर उबाला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इस कारण यहाँ पे डी वाला ओनली 3 वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कहने का मतलब यहाँ पे है कि जब पानी को एक नमूने मतलब कि क्वथनांक 96 डिग्री सेल्सियस पर पाया जा रहा है, तो 96 डिग्री सेल्सियस पर पाए जाने का कारण है कि जल को मतलब उबाला जा रहा है, अधिक ऊंचाई तक उबाला जा रहा है, तभी यहाँ पे 96 डिग्री सेल्सियस पाया जा रहा है यहाँ पे क्वथनांक। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पे जो है डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अधिक ऊंचाई तक उबाला जाएगा तभी यहाँ पे क्वथनांक जो है वो 96 डिग्री सेल्सियस तक आएगा, तो यहाँ पे यही निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, ये निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि यहाँ पे अशुद्धियाँ हैं और लिया गया नमक जो है नमूना वो समुद्री जल का है, ये बात यहाँ पे सही नहीं है। यहाँ पे केवल तीसरा नंबर वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जल को अधिक ऊंचाई पर उबाला जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इसमें क्वेश्चन में कहा है एल्यूमिनियम का कौन सा गुणधर्म उसे खाद्य सामग्री लपेटने के लिए फॉयल पन्नी बनाने के लिए उपयुक्त बनाता है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो यहाँ पे पहला है यह ऊष्मा का अच्छा सुचालक है, और अगला है यह खाद्य सामग्री के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, सी है यह बहुत आघात मतलब आघात वर्ध है, और डी है यह लाभकारी मिश्रित धातु बनाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, तो इसमें से जो होगा इसे बहुत पतली चादर में तोड़ा जा सकता है कि नहीं, तो इसका यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे कहा है डी वाले ऑप्शन में यह लाभकारी मिश्रित धातु बनाता है, तो यहाँ पे ये वाली बात सही नहीं है, और जो यहाँ पे कहा है यह बहुत आघात वर्ध है मैलेबल है, तो हाँ यहाँ पे ये बात सही है, और यहाँ पे जो दूसरे ऑप्शन में कहा है यह खाद्य सामग्री को साथ अभिक्रिया नहीं करता, तो ऐसी बात नहीं है, खाद्य सामग्री के साथ भी अभिक्रिया करता है, जैसे कि अचार होता है, और अचार फॉइल पेपर में रख दिया जाए तो वहाँ पे रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये चीज़ सही नहीं होगा, और फर्स्ट में है ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है, नहीं तो ये बात भी गलत है, यहाँ पे केवल तीसरा ऑप्शन सही है, इट्स इज हाईली मेलिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो इसमें क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की परिघटना का सही वर्णन है, तो पहला है यहाँ पे अमोनिया या नाइट्रेटों और नाइट्रेटों में परिवर्तन, और बी ऑप्शन में है मृदा में उपस्थित नाइट्रेटों
का अपचयन होकर नाइट्रोजन गैस का विमुक्त होना, और सी में है जटिल मृत जैविक पदार्थ का अपघटित होकर अमोनिया में परिवर्तन, और डी नंबर में है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में परिवर्तन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से जो है यहाँ पे डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में परिवर्तन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है। तो यस, इसका यहाँ पे डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक परिवार कार द्वारा सूरत से मुंबई तक यात्रा करता है। यात्रा के आरंभ में उनकी कार के पथमापी का पाठ्यांक जो है वो 58-12 किलोमीटर और यात्रा के अंत में 60-92 किलोमीटर था। यदि इस यात्रा को पूरा करने में उन्हें 5 घंटे 20 मिनट का समय लगा तो औसत चाल क्या थी? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 48.5 मतलब कि किलोमीटर प्रति हावर हो जाएगा यहाँ पे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो यहाँ पे आप लोग एक बार हल कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि कितना आंसर आता है। तो यहाँ पे जो है 52.5 किलोमीटर प्रति हावर आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका यहाँ पे सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में कहा है, दूधिया मैग्नीशिया लेना अति अम्लता का एक प्रभावशाली उपचार है। इस प्रक्रिया में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया उदाहरण है। तो पहला है केवल द्विविस्थापन अभिक्रिया का, और भी है केवल एक विस्थापन अभिक्रिया का, और सी है द्विविस्थापन और उदासीनी अभिक्रिया दोनों का। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? और डी ऑप्शन में है न द्विविस्थापन और न ही उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? तो आप लोग एक बार ठीक से फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, फिर हल कीजिएगा। तो इसका यहाँ पे जो है सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, बोथ डबल डिस्प्लेसमेंट एंड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। द्विविस्थापन और उदासीनी अभिक्रिया दोनों का होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें नीचे दिए गए कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे पहला है वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी द ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, मतलब कि कहा है आभासी प्रतिबिंब जो होता है स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। और अगला है यहाँ पे R1 में मतलब कि रीजन जो दिया हुआ है तो यहाँ पे दो रीजन है। फर्स्ट रीजन है यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब उन बिंदुओं पर बनते हैं जहाँ से प्रकाश की किरणें अपसरित होती हैं, प्रतीत होती हैं, मतलब कि अपसरित होती प्रतीत होती हैं। और सेकंड में है आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे होते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? तो इसका यहाँ पे जो है रीजन, यहाँ पे दोनों रीजन सही है, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे कहा है आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे होते हैं, ये बात। और जो अगला है यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब उन बिंदुओं पर बनते हैं जहाँ से प्रकाश की किरणें अपसरित होती प्रतीत होती हैं, ये दोनों बातें यहाँ पे सही हैं, ठीक है। लेकिन R1 की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, R1 व R2 दोनों सही है और R1 ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पे जो ए है उसकी R1 जो है यहाँ पे, मतलब जो यहाँ पे ए पे कहा है आभासी प्रतिबिंब स्क्रीन पर प्राप्त किया जाता है, तो R1 जो है ये ए की सही व्याख्या, R1 जो है ए की सही व्याख्या यहाँ पे कर रहा है। तो इस कारण यहाँ पे पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है इसमें किसी सरल लोलक के आवर्तकाल पर उसकी लंबाई चौगुनी कर देने का क्या प्रभाव होगा? पहला है 4 गुना हो जाएगा, दूसरा है 2 गुना हो जाएगा, तीसरा है आधा हो जाएगा, और डी है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? तो क्या होगा यहाँ पे? तो जो सरल लोलक के आवर्तकाल है, अगर उसकी लंबाई को यहाँ पे, जैसे ये लोलक है, यहाँ पे इसे कोई लोलक है और इसकी लंबाई को इतना बढ़ा दिया जाए, ज़्यादा बड़ा कर दिया जाए, तो जो आई थिंक आवर्तकाल है, सॉरी, यहाँ पे जो सरल लोलक है उसके आवर्तकाल को अगर बढ़ा दिया जाएगा और उसकी लंबाई जो है 4 गुनी कर दिया जाएगा तो क्या होगा? तो यहाँ पे 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 2 गुना हो जाएगा, तो इसका यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। जो प्रारंभिक मान होगा यहाँ पे 2 गुना हो जाएगा, तो इसका यहाँ पे बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निषेचन के पश्चात उपनज नर प्राणी में विकसित तो होगा, यदि नर प्राणी में कब विकसित होगा? यहाँ पे पहला है अंडे में एक वायु गुणसूत्र हो, सॉरी, और बी में है शुक्राणु में एक वायु गुणसूत्र हो, और सी में है शुक्राणु में एक एक्स गुणसूत्र हो।
तो और डी में है अंडे में 2 गुणसूत्र हो। तो अगला है यहाँ पे अंडे में 2 वाई गुणसूत्र हो। सॉरी, यहाँ पे मैंने शायद यक्स बोल दिया। यहाँ पे अंडे में 2 वाई गुणसूत्र बोला है यहाँ पे। तो इसमें से क्या कहते हैं, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो यहाँ पे क्या कहा है, नर प्राणी में। तो नर प्राणी कब विकसित होगा? अगर यक्स यक्स रहेगा, यक्स यक्स रहेगा तो यहाँ पे लड़की हो जाएगी, गर्ल होगा, चाइल्ड गर्ल होगी। और अगर यहाँ पे वाई होगा या मतलब और या यक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा मेल चाइल्ड होगा, ठीक है। और वाई वाई रहेगा तो भी यहाँ पे मेल चाइल्ड होगा, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यहाँ पे अंडे में 1 वाई गुणसूत्र हो, शुक्राणु में 1 वाई गुणसूत्र हो, शुक्राणु में 1 यक्स गुणसूत्र हो और अंडे में 2 वाई गुणसूत्र हो। तो इसका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा? तो यहाँ पे जो है बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, शुक्राणु में 1 वाई गुणसूत्र हो। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है निषेचन के पश्चात युग्मनज नर प्राणी में विकसित होगा। तो यहाँ पे अगर वाई रहेगा तो नर प्राणी में विकसित हो जाएगा। अगर यहाँ पे वाई ना रह के यक्स रहेगा तो वो क्या कहते हैं, मतलब कि वो फीमेल में हो जाएगा। और यहाँ पे मेल है, ये फीमेल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? वाई गुणसूत्र होना चाहिए, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा? तो इसका जो है यहाँ पे बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, शुक्राणु में 1 वाई गुणसूत्र हो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। तो अगले क्वेश्चन में कहा है हमारी मांसपेशियों में अनाक्षीय शोषण के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद होता है? जैसे कि यहाँ पे क्या उत्पन्न होता है? जैसे कि हम लोग बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लेते हैं, आई थिंक एक्सरसाइज ज़्यादा हम कर लेंगे तो वहाँ पे क्या निकलेगा? वाटर और अल्कोहल, ग्लूकोज, लैक्टिक एसिड। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा अनाक्षीय शोषण के फलस्वरूप जो उत्पाद होगा ना, यहाँ पे लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट हैपेंस, आई थिंक यहाँ पे हिंदी वाला आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे कहा है व्हाट हैपेंस टू द वेट ऑफ आयरन नेल व्हेन इट रेस्ट। और जंग लगने से लोहे की एक कील के भार पर क्या असर पड़ता है? तो पहला है इट इंक्रीजेज, वह बढ़ जाता है। इट डिक्रीजेज, वह घट जाता है। सी है वह समान रहता है। और डी है परिस्थिति के आधार पर बढ़ या घट सकता है। तो क्या होगा यहाँ पे? अगर जंग लग जाएगा तो कील के भार में क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा कि समान रहेगा कि परिस्थिति के अनुसार बढ़ या घट सकता है? तो बढ़ जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई थिंक आपका जो ऑफलाइन वाला एग्जाम हुआ था सीटेट का, जो अभी लेटेस्ट 2023 में ऑफलाइन वाला एग्जाम हुआ था, तो ये उसमें क्वेश्चन अगस्त वाले में ये उसमें क्वेश्चन आया हुआ है लोहे के कील वाला। अगर क्या कहते हैं जंग लग जाए तो क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा कि समान रहेगा कि घट या बढ़ सकता है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देख लेते हैं तो इससे भी आपका पेपर पास हो जाता है, क्योंकि इन्हीं से ही आपका क्वेश्चन बनता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही लेकर, मतलब पेपर को, उन्हीं से ही आपका साइंस का पेपर बन जाता है, ठीक है। लेबर इसी तरह का रहेगा आपके ऑफलाइन का भी, ठीक है। तो अगर आप लोग ऑफलाइन वाले पेपर देख लेते, सॉरी ऑनलाइन वाले पेपर देख लेते हैं तो इससे आपका पेपर पास हो जाएगा, लेकिन अच्छे से आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है एक तत्व यक्स ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक ऑक्साइड बनाता है जिसका विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से यक्स क्या हो सकता है? सल्फर होगा कि मैग्नीशिया की कार्बन की नाइट्रोजन? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसमें से क्या हो सकता है? लाल विलयन लिटमस नीला कर देता है। तो यहाँ पे जो होगा मैग्नीशिया हो जाएगा, ठीक है, मैग्नीशियम हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि जो विलयन लाल लिटमस को नीला कर देगा तो इसका मतलब यहाँ पे मैग्नीशियम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहा है निम्नलिखित में से जीवों का वह युग्म पहचानिए
जो द्विखंडन द्वारा प्रजनन करता है, मतलब द्विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। यहाँ पे पहला है हाइड्रा कॉकरोच, और बी वाला है ईस्ट अमेबा, और सी है अमीबा पैरामीशियम, और डी है हाइड्रा ईस्ट। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जिसका इसमें से जो है द्विविखंडन, आई थिंक बाइनरी फिजन जो करेगा, प्रजनन बाइनरी फिजन रिप्रोडक्शन जो करता है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, अमीबा और पैरामीशियम हो जाएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहा है कि ऑल फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, ऑल केमिकल चेंज आर इरिवर्सिबल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से सत्य है? तो यहाँ पे अगला ऑप्शन हम लोग देख लेंगे। तो इसमें से कहा है सभी भौतिक परिवर्तन परिवर्ती होते हैं, सभी रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें से जो है बी वाला ऑप्शन राइट है, क्योंकि जो सभी रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं वो अनुत्क्रमणीय होते हैं। ठीक है, लेकिन जो सभी भौतिक परिवर्तन प्रतिवर्ती होते हैं, मतलब कि रिवर्सिबल होते हैं, ये बात यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो इसका जो है यहाँ पे बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जब कोई भी पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बना लेता है, तो ना उसका गुण जो होता है वो बदल जाता है। ठीक है, तो इसी को ही रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, आई थिंक केमिकल चेंजेस जो होते हैं, ये मतलब कि इरिवर्सिबल भी होते हैं, मतलब कि अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। ठीक है, जब एक बार, मतलब कि इसका मतलब ये होता है, जब जब मतलब एक बार किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुण बदल जाते हैं, तो वह दूसरा पदार्थ बन जाता है। ठीक है, तो इसी मूल स्थिति को, मतलब इसकी ये स्थिति को, इस परिवर्तन को ही हम, मतलब इस जो ये जो परिवर्तन होता है, इसको वापस उसी मतलब क्रम में नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, तो इसी को ही हम अनुत्क्रमणीय कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कागज लकड़ी को जलाने का जो राख होता है, तो इससे तो राख बन जाता है, लेकिन राख से लकड़ी हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये अनुत्क्रमणीय हो जाता है। ठीक है, और जो लोहे होता है, जैसे कि लोहा पर जंग लग जाता है, तो उसे पुनः उलटकर उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पे जो है बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे तो यहाँ पे डी वाला होना चाहिए, ना तो ए और ना ही बी, लेकिन यहाँ पे जो ऑफिशियल आंसर की मानी है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन माना है, यहाँ पे ओनली बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में कहा है किसी पिन छिद्र कैमरा, ये वाला भी क्वेश्चन आपके ऑफलाइन एग्जाम में सीटेट के जो 2023 में हुआ था, अभी अगस्त वाला, जुलाई अगस्त में जो हुआ था, तो ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है साइंस में। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके बीच बीच से बन जाते हैं, पूरे 30 ही क्वेश्चन तो आने रहते हैं। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देख लेते हैं, तो इससे आपका पेपर पास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था ऑफलाइन वाले में, अभी 2023 वाले में। तो इसमें क्वेश्चन में कहा है किसी पिन छिद्र कैमरा द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है, इस तथ्य की निम्न में से प्रकाश के किस गुणधर्म द्वारा सर्वश्रेष्ठ व्याख्या होती है? तो पहला है प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। ठीक है, और तो यह बात तो यहाँ पे सही है, प्रकाश जो है एक सरल रेखा में गति करता है। और बी वाले ऑप्शन में है यहाँ पे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करने पर प्रकाश अपरिवर्तित होते हैं और बहुत रंगों से मिलकर बना होता है, ये बात तो गलत है। प्रकाश जो है वो ऊर्जा के एक स्वरूप है, यहाँ पे ये बात भी गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो प्रकाश होता है वो एक सरल रेखा में गति करता है, तो यहाँ पे ये बात सही है। ठीक है, क्योंकि जो पिन छिद्र कैमरा होता है, ऐसे कैमरा होगा, वहाँ पे छेद बना रहता है जो है, तो यहाँ से ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रकाश जाएगा वो एक सरल सीधी रेखा में जाती है। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में कहा है यदि किसी तार की लंबाई और उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद 2 गुना कर दिया जाए, तो उस उसके विद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहला है प्रतिरोध 4 गुना बढ़ जाएगा, और बी है प्रतिरोध 4 गुना घट जाएगा, और सी है प्रतिरोध 2 गुना हो जाएगा, और डी है प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? तो इसका जो है यहाँ पे डी वाला ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन।
तो इसका यहाँ पे जो है डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध जो होगा वो अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें कहा है, तो यहाँ से आपके 80 क्वेश्चन, आई थिंक 20 क्वेश्चन खत्म हो गए। अब 10 क्वेश्चन बची हुई हैं जो कि आपके पेडागोजी के क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। सुश्री उपासना छात्रों को यह समझाना चाहती है कि हवा हमारे चारों ओर है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस पाठ्य उद्देश्य के साथ सबसे अधिक जुड़ी हुई है? तो पहला है एक सुई का उपयोग करके हवा से भरे गुब्बारे की हवा निकालना। और अगला है यहाँ पे एक हवादार कमरे में माचिस की तीली जलाना। और अगला ऑप्शन है यहाँ पे, तो आई थिंक इसमें से जो है आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक सुई का उपयोग करके हवा से भरे गुब्बारे की हवा निकालना। तो यहाँ पे जो है ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है क्या समझाना चाहती है, हवा हमारे चारों ओर है। तो यही समझाना चाहती है कि अगर मतलब यह उपयोग करके यहाँ पे समझाएगी कि जैसे कि ये गुब्बारा है और गुब्बारा में हवा निकालना है, तो यहाँ पे सुई का उपयोग करके गुब्बारे से हवा निकाल करके उसे बताएगी, यही वाला एग्जाम्पल देकर। ठीक है, तो यहाँ पे यही वाला सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, तो इस कारण यहाँ पे ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में कहा है आपके छात्र अभी अभी 8 कक्षा में प्रवेश किए हैं। अगर एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 7 तक पढ़ाए गए सिद्धांतों में छात्रों ने लगभग निपुणता हासिल कर ली है, तो निम्नलिखित में से क्या है जो संभव रूप से वे वर्णन नहीं कर पाएंगे? तो यहाँ पे पहला है बिजली से जलने वाली घंटी की कार्य पद्धति, और भी है कंपास की सुई पर विद्युत धारा का प्रभाव, और सी ऑप्शन में है यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन प्रेरित करने में विद्युत धारा की भूमिका। ठीक है, और अगला है यहाँ पे फ्लास्क में उष्मा रोधी की भूमिका। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से जो है यहाँ पे तो यहाँ पे जो है हो जाएगा आपका यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही है। तो यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन प्रेरित करने में विद्युत धारा की भूमिका, यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, और अगला है यहाँ पे सुश्री अंजलि छात्रों को जल चक्र का परिचय देने के लिए चाहती है कि छात्र पहले घर पर एक क्रिया करें और फिर अवधारणा और कार्य के बीच संबंध को समझें। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं इस परियोजना के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में कहा है पानी से भरे बर्तनों में कुछ घंटों के लिए धूप में रख दें और फिर उन पर गौर करें। और भी है उबलते पानी से निकलती भाप को एक थाली पर बर्फ का टुकड़ा रखकर इकट्ठा करें। और सी है यहाँ पे पानी को उबालना, ठंडा करने के बाद फिल्टर में उसे पानी डालना, नियमित रूप से फिल्टर का पानी पीना, और फिर पानी उबालना और फिर से फिल्टर भरना। ठीक है, और अगला है यहाँ पे सुबह नंगे पाँव बगीचे में टहलना और उसको पाँव से महसूस करना। तो इसका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो यहाँ पे जो है तो इसका जो है यहाँ पे बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, उबलते पानी से निकलती भाप को एक थाली पर बर्फ का टुकड़ा रखकर इकट्ठा करें। ठीक है, तो इसका यहाँ पे जो है बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन। तो 84 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि खुले सिरे वाले प्रश्न का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो यहाँ पे पहला है क्या आपको लगता है कि नीम के पेड़ की जड़ खाने योग्य होती है? और भी है अंकुरित बीज की विशेषताएं क्या होती हैं? और सी नंबर में है ऐसे जीव का नाम बताएं जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं। और अगला है यहाँ पे दिए गए खाद्य पदार्थों में से कौन से जानवरों से प्राप्त होते हैं? तो इसका यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा कि जो खुले सिरे वाला मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी वाले ऑप्शन में आप लोग देखिए जो कहा है कि अंकुरित बीज की विशेषताएं क्या होती हैं, तो इसमें बच्चे थोड़ा मतलब माइंड पर जोर देंगे और यहाँ पे सोचे विचारेंगे कि यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे उसके कई आंसर देंगे, जिस बच्चे से जो भी पूछा जाएगा सभी अपने अलग अलग मतलब क्वेश्चन के आंसर देंगे। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पे खुले सिरे वाले प्रश्न जो होंगे ये यहीं पे बनेंगे बी वाले ऑप्शन में। अंकुरित बीज की विशेषताएं क्या होंगी, तो यहाँ पे सभी बच्चे अलग अलग टाइप के आंसर देंगे। ठीक है, तो इसका यहाँ पे बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं की अवधारणा को पढ़ाते समय भी अश्विन चाहते हैं कि उनके छात्र निम्नात्मक तर्क विकसित करें। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो यहाँ पे जो कि दिया गया है
यहाँ पे बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। छात्रों को पशुओं और पौधों की कोशिकाओं की विशेषताओं के बारे में समझाना और फिर उन्हें किसी दी गई कोशिका को पशु या पौधे की कोशिका के रूप में पहचानने के लिए कहना, ठीक है। और यहाँ पे अगला ऑप्शन ये है, छात्रों में से ये सही नहीं है, ये भी नहीं सही है, तो इस कारण यहाँ पे बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, घूर्णन गति की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त निर्देशात्मक साधन है। पहला है पंखा के ब्लेड, दरवाजे का मूठ, रस्सी चरखी प्रणाली, और डी है खिलौना गाड़ी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे जो पहला है घूर्णन गति के लिए, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैसे कि घूर्णन गति का मतलब होता है, जैसे कि ये पंखा हो गया, ये फैन की प्लेटें हैं और यहाँ पे ये ऐसे घूर्णन गति करेंगी, गोल गोल यहाँ पे घूमेंगी, तो इसी को ही घूर्णन गति कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पंखे का जो ब्लेड होगा, यहाँ पे यही वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो इसमें कहा है, क्वेश्चन में लिखित में से कौन सी विषय सिमुलेशन सॉफ्टवेयर से सबसे अच्छी तरह सिखाया जा सकता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है, बोर्ड पर रखी विभिन्न गोटियों पर कैरम स्ट्राइकर के बल का प्रभाव, और बी है यहाँ पे नायलॉन की रस्सी को दो विपरीत दिशाओं में असमान बल के प्रयोग से खींचने का प्रभाव, और सी ऑप्शन में है आवेशित गुब्बारे तथा आवेशित रिफिल को आपस में रगड़ने का प्रभाव, और डी है किसी पात्र के तल पर दाब में परिवर्तन जब पानी की मात्रा उसमें बदली जाती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। तो इसका जो है यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। बोर्ड पर रखी विभिन्न गोटियां पर कैरम स्ट्राइकर के बल का प्रभाव हो जाएगा, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें कहा है, हुक वह गतिविधि है जो विद्यार्थियों के वर्तमान ज्ञान का उपयोग करती है और रुचि पैदा करती है। हृदय पर एक परिचयात्मक पाठ शुरू करते समय सुश्री सौम्या के लिए उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी हुक गतिविधि है। तो इसका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो हुक गतिविधि के लिए यहाँ पे जो है हुक गतिविधि के लिए यहाँ पे जो है डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या आप सोचते हैं कि वायवीय और अवायवीय श्वसन दोनों प्रकृति में महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इसका जो है यहाँ पे आंसर, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन हो जाए, नो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट होगा। आप कैसे निर्णय लिया, आपने कैसे निर्णय लिया कि वायवीय और अवायवीय श्वसन के किन पहलुओं को आप अपने लेख में सम्मिलित करेंगे, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 90 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है, छात्रों में दहन को प्रभावित करने वाले कारक की अवधारणा समझ का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक कार्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो इसका इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसमें से जो है फर्स्ट ऑप्शन है, आपने आसपास प्रकृति में मौजूद उन पदार्थों की सूची बनाए जो ज्वलनशील है। अगला है, आसानी से उपलब्ध चीज़ों का उपयोग करके अग्निशामक यंत्र तैयार करें, ठीक है। और अगला ऑप्शन है यहाँ पे, आपने अपने आसपास प्रकृति में मौजूद उन पदार्थों की सूची बनाए जो ज्वलनशील है। और डी है, आसानी से उपलब्ध चीज़ों का करके अपने अग्निशामक तैयार करें। तो इसका जो है यहाँ पे डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, ठीक है। तो पूरे आपके 30 क्वेश्चन थे साइंस के, तो आप लोग भी 30 क्वेश्चन हल कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ, ठीक है। तो आपके साइंस के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से हल कर लेते हैं तो इससे भी आपका पेपर पास हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने के लिए आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो आए आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। तो हम लोग पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, करा रहे हैं आप लोगों को। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ रहती हैं, तो आप लोग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक ज़रूर कर दिया करें, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।